क्या दोस्तों आपको पता है लक्ष्मी नारायण किस विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने? हाल ही में आकांक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? मेक्केदातु बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। महाराष्ट्र के पालघर जिले का घोलवड गांव किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले का यह घोलवड गांव चीकू के उत्पाद के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीकू। इमेज में आप देख सकते हैं बहुत ही रसीले यह चीकू जिसको GI टैग भी मिला हुआ है। तो दहानू घोलवड सपोटा यानी कि चीकू की एक खेप महाराष्ट्र के पालघर जिले से किस देश को निर्यात की गई है? यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन को यह हाल ही में घोलवड सपोटा चीकू की एक खेप पालघर जिले से ब्रिटेन देश को निर्यात की गई है और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। और GI प्रमाणित घोलवड सपोटा यानी कि चीकू किस राज्य से संबंधित है? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। और पालघर जिले के घोलवड गांव की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से इसमें अद्वितीय स्वाद उत्पन्न होता है। जी हाँ, यह कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से इस चीकू में अद्वितीय स्वाद उत्पन्न होता है। और चीकू को कई राज्यों कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। यानी कि चीकू के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो मैप के जरिए समझिए। यह है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। यह हमारे भारत देश में चीकू के प्रमुख उत्पादक राज्य है। और फलों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य किसको माना जाता है? कर्नाटक को हमारे भारत देश में फलों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य माना जाता है। और दूसरे नंबर पर किसका स्थान है? महाराष्ट्र का स्थान आता है दूसरे स्थान पर। और महाराष्ट्र के अन्य GI प्रमाणित उत्पाद कौन कौन से हैं? तो यह भी याद रख लीजिए। यह है अल्फांसो आम, पुनेरी पगड़े, नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी और वारली पेंटिंग। यह सभी महाराष्ट्र के ऐसे उत्पाद हैं जिसको GI टैग मिला है। और अन्य भी GI प्रमाण उत्पाद की बात करें तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, यह है तेलंगाना का तेलिया रुमाल और यह है ओडिशा के रसगुल्ले। इनको भी GI टैग मिला हुआ है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो अपने राज्य के कौन कौन से ऐसे उत्पाद है जिसको GI टैग मिला हुआ है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बिहार से शाही लीची यूनाइटेड किंगडम में निर्यात की गई। तो इमेज में आप देख सकते हैं यह है शाही लीची जो बिहार में उत्पन्न होती है, उत्पादन होता है। और इसकी भी एक खेप यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन में निर्यात की गई है। और चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि लीची के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है हमारा भारत। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीर सावरकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो वीर सावरकर की आज जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो हमारे इस महान क्रांतिकारी को हमारी GK 2020 चैनल की ओर से सैल्यूट। और दो सेंटेंस यहाँ दिए हैं, दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। सावरकर ने सन 1906 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। यह कथन बिल्कुल सही है। भारत के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। और वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया था। बिल्कुल सही। वीर सावरकर ने एक मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, बाद में नाम बदलकर कर दिया था अभिनव भारत। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तो
1 और 2 दोनों कथन सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और बात करें इस क्रांतिकारी की, तो विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। तो यह बात भी याद रख लेनी है कि वीर सावरकर का जन्म कब और कहां हुआ था। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में। और वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था, वीर सावरकर ने। और उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो अभिनव भारत मित्र मेला का ही नाम है। और लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन भी हमारे वीर सावरकर ने किया था। और विनायक दामोदर सावरकर ने जोसेफ मैजिनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जोसेफ मैजिनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वीर सावरकर ने। और उन्होंने 1857 की क्रांति पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। यहां पर पढ़ सकते हैं इस किताब की फ्रंट पेज को। वीर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक का प्रकाशन किया था। और उनके सम्मान में अंडमान व निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो दोस्तों ऐसे फैक्ट आज मैं आपके सामने रख रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, आकांक्षा नामक पोर्टल की शुरुआत किसने की। आकांक्षा नामक पोर्टल की शुरुआत बी.एस. येदियुरप्पा ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बी.एस. येदियुरप्पा। बोले तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है। इमेज में आप देख सकते हैं बी.एस. येदियुरप्पा को आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च करते हुए। बी.एस. येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों की समग्र जानकारी देने वाले वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया है आकांक्षा। आकांक्षा नाम का यह पोर्टल कॉर्पोरेट क्षेत्र, सरकार और दानदाताओं को सरकारी कार्यक्रमों के लिए CSR फंड के उपयोग में मदद करेगा। तो आकांक्षा पोर्टल सरकारी कार्यक्रमों के लिए CSR फंड उपयोग में मदद करेगा, जिसको लॉन्च किया है बी.एस. येदियुरप्पा ने यानी कि कर्नाटक सरकार ने। तो यहाँ मैप में देखिए, यह है कर्नाटक। और कर्नाटक की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, आज कुछ नया सीख ले। देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, चामराजनगर जिले में यह बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। और कर्नाटक के सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, डी देवराज उर्स कर्नाटक के सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति, नाम मत भूलिएगा, डी देवराज उर्स। और मैसूर राज्य का नाम किस वर्ष में बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था, 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। और हम्पी स्मारक किस जिले में स्थित है, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी स्मारक स्थित है। और जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो शरावती नदी पर यह जोग जलप्रपात है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लक्ष्मी नारायण निम्न में से किस विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। इमेज में आप देखिए, यह है लक्ष्मी नारायण, वो पुद्दुचेरी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुद्दुचेरी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ किसने दिलाई है, उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में NR कांग्रेस के विधायक लक्ष्मी नारायण को शपथ किसने दिलाई है, उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। और पुद्दुचेरी विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 30 निर्वाचित और 3 नामित दोनों को जोड़ दिया जाए तो पुद्दुचेरी विधानसभा सदस्यों की संख्या है 33।
और यहां जिक्र किया गया है प्रोटेम स्पीकर का, क्योंकि पुदुचेरी के प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं लक्ष्मी नारायण। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी याद रख लीजिए कि आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना और स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करने हेतु प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और प्रोटेम किस शब्द का संक्षिप्त रूप है, तो प्रोटेम लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर, कौन सा शब्द, प्रो टेम्पोर एक लैटिन शब्द है, इसका संक्षिप्त स्वरूप है प्रोटेम। और हाल ही में लक्ष्मी नारायण प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं यह पुदुचेरी विधानसभा के। तो प्रोटेम का शाब्दिक आशय क्या होता है, प्रोटेम का शाब्दिक आशय है कुछ समय के लिए। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के गवर्नर वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। और जो भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। और परंपरा के मुताबिक सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य को गवर्नर प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनते हैं। तो एक परंपरा है कि सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य है उनको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं गवर्नर। और प्रोटेम स्पीकर की शक्ति क्या है, प्रोटेम स्पीकर की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो वोट को क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई घोषित कर सकता है। और इसके साथ ही वोट की गिनती समान होने और टाई की स्थिति आने पर उनके पास निर्णायक वोट करने का अधिकार भी होता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण ताकत होती है प्रोटेम स्पीकर की। पांचवा क्वेश्चन, वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की थी। इमेज में आप देख सकते हैं भारत के एक महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जन्म जयंती 25 मई को मनाई गई और इसीलिए हमने इस क्रांतिकारी को याद किया है। वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान के टोक्यो शहर में की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान के टोक्यो शहर में। और पिछले साल जब रास बिहारी बोस की जन्म जयंती थी तब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था रास बिहारी बोस के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, और 2 सेंटेंस मैंने आपको दिए थे कि गद्दर आंदोलन की कमान रास बिहारी बोस को सौंपी गई थी, बिल्कुल सही है। और उन्होंने टोक्यो में इंडियन क्लब की स्थापना की थी, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, दोनों कथन सही है, यानी कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो हमारा आंसर बनता था ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले साल बताया था। और बात करें रास बिहारी बोस की, रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के वर्धमान जिले के सुबलदा गांव में हुआ था। 1912 में क्रांतिकारियों ने रास बिहारी के नेतृत्व में उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने की योजना भी बनाई थी। और हमारे इस महान क्रांतिकारी के बारे में आज बहुत सी ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पंजाबियों ने गद्दर पार्टी का गठन किया था। इमेज में आप देख सकते हैं अमेरिका और कनाडा में रहने वाले ये पंजाबियों ने गद्दर पार्टी का गठन किया और इस गद्दर आंदोलन की कमान रास बिहारी बोस को सौंपी गई थी। और दोस्तों हमारे आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले भी रास बिहारी बोस और बाद में कमान सौंपी गई थी हमारे सुभाष बाबू को। तो आजाद हिंद फौज के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, किसने, रास बिहारी बोस ने। और जिसकी कमान बाद में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। इमेज में आप इस महिला को भी देख सकते हैं। तो यह महिला का नाम क्या है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारे रास बिहारी बोस ने जापान के एक रेस्टोरेंट मालिक की बेटी से शादी की थी। 1925 में पत्नी तोशिको की न्यूमोनिया से मौत हो गई थी। इमेज में आप देख सकते हैं रास बिहारी बोस की पत्नी का नाम तोशिको, जो एक जापानी महिला थी, न्यूमोनिया से मौत हो गई थी। और हमारे रास बिहारी बोस के कामों की वजह से जापान की सरकार ने उनको वहां के पुरस्कार सेकेंड ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था रास बिहारी बोस को। छठा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही मेक्केदत्तु बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। मेक्केदत्तु बांध परियोजना का निर्माण कावेरी नदी पर किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी। लेकिन यह मेक्केदत्तु बांध परियोजना करंट अफेयर में क्यों आई, देखो
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने कर्नाटक के मेक्केदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया है और इसीलिए मेक्केदातु बांध परियोजना करंट अफेयर में आई है। मेक्केदातु कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है। इमेज में आप देख सकते हैं यह कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है और इस परियोजना के तहत कर्नाटक सरकार द्वारा मेक्केदातु के निकट कावेरी नदी पर एक जलाशय का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस परियोजना का विरोध तमिलनाडु सरकार ने किया है और तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? बंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करना तथा एक जल विद्युत स्टेशन के लिए पानी का उपयोग करना है और यह कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में स्थित है और इसलिए कुछ पर्यावरण संरक्षणकर्ताओं ने भी इस परियोजना का विरोध दर्ज किया है। और मेक्केदातु परियोजना से जुड़े हुए दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक, इस परियोजना का निर्माण कहां किया जाएगा? कर्नाटक के रामनगरम जिले के कनकपुरा के पास यह मेक्केदातु बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा और मेक्केदातु परियोजना से कितना जल संग्रहित होगा? तकरीबन 67.16 टीएमसी यानी कि टीएमसी का पूर्ण स्वरूप है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, इतना जल संग्रहित होगा यह मेक्केदातु बांध परियोजना से। और मेक्केदातु परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो याद रख लो कावेरी नदी। और इस परियोजना के निर्माण से कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के 50 वर्ग किलोमीटर की वन भूमि जलमग्न होने की संभावना है और इसीलिए कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस योजना का विरोध भी किया है। और बात करें कर्नाटक की, तो आप मैप में देखिए, मैप में देखकर आप बताइए कि कर्नाटक किन किन राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, जो मैंने आपको हाल ही में बताया, और कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और बेंगलुरु के नामकरण की बात करें तो इससे बेंगावलुरु के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ प्राचीन कन्नड़ में रखवालों का नगर होता है। क्या? बेंगलुरु का मीनिंग होता है रखवालों का नगर और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में एनजीटी ने 6 महीने के भीतर किस राज्य के बन्नी घास के मैदानों से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है? दोस्तों एनजीटी से जुड़ा हुआ अगला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया और यह 7वें क्वेश्चन में भी एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुर्खियों में है। तो हाल ही में एनजीटी ने 6 महीने के भीतर गुजरात राज्य के बन्नी घास के मैदानों से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। तो देखो, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मींस एनजीटी ने 6 महीने के भीतर गुजरात के बन्नी घास के मैदानों, और इमेज में आप देख सकते हैं यह बन्नी ग्रासलैंड और यह इमेज में आप जो देख रहे हैं यह है जंगली गधे, जिसे गुजरात में घुड़खर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह बन्नी घास के मैदानों से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश एनजीटी ने दिया है और यह बन्नी घास के मैदान है, यहाँ पर अतिक्रमण किया है यह मालधारी समाज ने। और मालधारी समाज यह एक पशुपालक समाज है जो गुजरात के कच्छ में और गुजरात के सभी जिलों में पाए जाते हैं। तो इस अधिकरण ने यह भी कहा कि मालधारी जो एक पशुपालक समाज है, मालधारी वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस क्षेत्र में सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार जारी रखेंगे। और यहाँ बन्नी घास के मैदान की बात करें तो आप मैप में देखिए, कच्छ के रण के पास स्थित है बन्नी घास का मैदान। यह मैदान गुजरात के कच्छ के रण के पास स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। क्या? एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है यह बन्नी एरिया और यह 2618 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत गुजरात का लगभग 45% चरागाह क्षेत्र आता है। कितना? 45% चरागाह क्षेत्र आता है। और यहाँ बात करते हैं एनजीटी की। एनजीटी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। और एनजीटी की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 में
एनजीटी की स्थापना हुई और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए। 8वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने प्रख्यात कलाकारों और संगीतकारों को कला क्षेत्र फाउंडेशन के शासी निकाय के सदस्य के तौर पर नामित किया है? हमारी केंद्र सरकार ने तकरीबन 12 प्रख्यात कलाकारों और संगीतकारों को कला क्षेत्र फाउंडेशन के शासी निकाय के सदस्य के तौर पर नामित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12। और कला क्षेत्र फाउंडेशन क्या है? कला क्षेत्र फाउंडेशन एक कला और सांस्कृतिक अकादमी है जो भारतीय कला और शिल्प में खासकर भरतनाट्यम नृत्य और गंधर्व वेद संगीत के क्षेत्र में पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित है। और यह कला क्षेत्र फाउंडेशन किस शहर में स्थित है? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कला क्षेत्र फाउंडेशन किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। इमेज में आप देख सकते हैं यह गेट। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब और किसने की थी? यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल और उनके पति जॉर्ज अरुंडेल ने मिलकर की थी। किस शहर में? चेन्नई शहर में। और कला क्षेत्र फाउंडेशन को भारत सरकार द्वारा 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। और अब यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो चेन्नई में स्थित है। और अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। हाल ही में FIH द्वारा हॉकी इंडिया को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी द्वारा हमारे देश की हॉकी इंडिया को एटीएन ग्लिचज पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एटीएन ग्लिचज पुरस्कार। हॉकी के वैश्विक शासी निकाय अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी द्वारा 47वीं कांग्रेस के दौरान पुरस्कार की घोषणा की गई है। और यह पुरस्कार व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को हॉकी के खेल तथा इसे बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता प्रदान करते हैं। और 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। तो बेहतर अवसंरचना निर्माण के लिए उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ ने पाब्लो नेग्रे पुरस्कार जीता है। किसके लिए? बेहतर अवसंरचना निर्माण के लिए उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ ने पाब्लो नेग्रे पुरस्कार जीता। तो स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए पोलिश हॉकी संघ ने थियो इकेमा पुरस्कार जीता है। और हमारे भारत देश के हॉकी इंडिया ने कौन सा पुरस्कार जीता है? एटीएन ग्लिचज पुरस्कार। तो भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने हेतु हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिचज पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यहाँ जिक्र किया गया हॉकी इंडिया का, तो भारत में पुरुष और महिला हॉकी गतिविधियों को संचालित करने की शीर्ष संस्था है हॉकी इंडिया। और हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया की स्थापना हुई। 10वां क्वेश्चन, गिलेर्मो लासो कहाँ के राष्ट्रपति बने? गिलेर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इक्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए हैं गिलेर्मो लासो। गिलेर्मो लासो ने इक्वाडोर का राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और इस प्रकार वे इक्वाडोर में 14 वर्षों में पहले दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग राष्ट्रपति बन गए हैं। और इक्वाडोर कहाँ स्थित है? इक्वाडोर उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसके राष्ट्रपति बन गए हैं गिलेर्मो लासो। और यहाँ मैप में देख सकते हैं यह है दक्षिण अमेरिका में स्थित इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल का नाम क्या है? क्विटो। और इक्वाडोर का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? गुआयाकिल। और इक्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए हैं गिलेर्मो लासो और इक्वाडोर की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। तो इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। 11वां क्वेश्चन, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बलवीर सिंह सीनियर। इमेज में आप देख सकते हैं एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी। तो पंजाब सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री से सम्मानित ऐसे बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। और स्टेडियम को अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम नाम से जाना जाएगा। तो कौन से नाम से जाना जाएगा यह स्टेडियम? ओलंपियन
बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह स्टेडियम। और भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलवीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई थी। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। क्या उन्होंने 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत की 6-1 से जीत में 5 गोल किए थे। यानी कि फाइनल मैच में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बलवीर सिंह सीनियर ने बनाया, जो आज भी कोई भी हॉकी खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया है। और बलवीर सिंह सीनियर 1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी थे। पंजाब सरकार ने इस दिग्गज खिलाड़ी को 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया। और पंजाब के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने यह हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में ली इवांस का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, ली इवांस वो एक जाने माने धावक थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि ली इवांस एक जाने माने धावक थे। ली इवांस रिकॉर्ड सेटिंग स्प्रिंटर, जिन्होंने 1968 के ओलंपिक में विरोध के संकेत में एक काले रंग की बेरी पहनी थी, फिर सामाजिक न्याय के समर्थन में मानवीय कार्यों में लग गए। इवांस 400 मीटर में 44 सेकंड का समय क्रैक करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने 43.86 सेकंड में मेक्सिको सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि ली इवांस एक जाने माने धावक थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और 13वां क्वेश्चन, हाल ही में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है किरेन रिजिजू ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरेन रिजिजू। इमेज में आप देख सकते हैं, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी यानी कि ACCR पोर्टल आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जहां विभिन्न सुविधाएं मौजूद रहेंगी। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आयुष चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त क्लिनिकल परिणामों के हवाले से उसकी सूचना को बड़े पैमाने पर जमा करना। और ACCR पोर्टल का एक उल्लेखनीय तत्व है कि यह इसमें आयुष प्रणालियों के जरिए कोविड-19 मामलों के उपचार के बारे में सूचनाओं को एक अलग खंड में रखा जाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 2021 के पहले अटलांटिक तूफान का नाम क्या है? 2021 के पहले अटलांटिक तूफान का नाम एन्ना है। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है आकाश अनुपम। आकाश अनुपम ने एन्ना के बारे में डिटेल में बताया है, थैंक यू सो मच। मधु राठौड़, गुणवंत वंजारा, आरती मकवाना, राजपूत मनीषा गणपत, FA कुरैशी, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। और योगेश ठाकुर, उन्होंने लिखा है ट्यूना, तो ट्यूना एक मछली का नाम है। तो दोस्त योगेश प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। और जयदीप गोहिल, राहुल देवड़ा, राधेश्याम सोलंकी, सिसोदिया प्रदीप सिंह और प्रतिमा जूरी का आंसर भी बिल्कुल सही है। और कल मैंने आपको करंट अफेयर में पूछा था कि दोस्तों कौन कौन सी क्रांति कौन कौन से उत्पाद से जुड़ी हुई है, तो उनके बारे में चावड़ा पूजा ने डिटेल में बताया है, थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 17+1 सहयोग मंच से किसने इस्तीफा दे दिया? 4 देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर है। आपको सही ऑप्शन चुनना है कि 17+1 सहयोग मंच से इस्तीफा किसने दे दिया। सही ऑप्शन चुन लिया तो आंसर एक बार लिख दीजिए, क्योंकि लिख देने से आपको लंबे अरसे तक याद भी रहेगा। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।